हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान सिरसा लोकसभा से सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। उनसे हम सिरसा जिला के कुछ ज़रूरी जो सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार सांसद की ओर से चाहे लोकसभा में बोलने की बात हो और यहाँ के इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनने की बात हो, बिल्कुल फराटेदार और फास्ट ट्रैक पर वो काम करते हैं। लेकिन कितना काम उन्होंने अब तक पूरे सिरसा में अपने लगभग 3 साल के कार्यकाल में किया, कितने वो संतुष्ट हैं, तमाम सवालों के जवाब उनसे पहले हमारे साथ सांसद जी हैं। मैम, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरविंदर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैम, पहला सवाल तो यही है कि आपकी करीब 3 सालों की पारी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कितना आपने विकास करवाया है, अपने आप को संतुष्ट मानते हैं आप, कितना अभी बाकी आपको लगता है कि जो आपने वायदे लोगों से किए, जनता के बीच में कोविड भी रहा और किसान आंदोलन भी रहा, लेकिन तमाम सब के बीच में भी आपने अपने आप को निभाने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि को संतुष्ट तो कभी नहीं होना चाहिए। उसका काम यह है कि निरंतर जो है वो लोगों के बीच में रहे और लोगों के काम करवाने की पूरी कोशिश करे। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं चाहे केंद्र सरकार की हैं, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को, उनको जन सुविधाओं को पहुँचाया जाए, इसकी कोशिश में मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक भी अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, जब पार्लियामेंट चलती है तो मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि पार्लियामेंट के अंदर मैं अपनी लोकसभा की हर बात को उठा सकूं, क्योंकि वहाँ पर मंत्रीगण मौजूद होते हैं, वहाँ पर सभी सांसदगण मौजूद होते हैं। तो उनकी उपस्थिति में जो है मंत्रीगण को जो भी हम अपनी सवाल वहाँ पर करते हैं तो वो बाध्य होते हैं उसका जवाब देने के लिए। और इसलिए मैं कोई मौका जो है वो जाने नहीं देती हूँ वहाँ पर अपने इलाके की, अपने संसदीय क्षेत्र की बात को संसद के अंदर रखने के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी पार्लियामेंट हमारा नहीं होता है तो फिर मैं लोगों के बीच में रहती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना और उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बीच में जाकर वो समस्याओं को जानना, और उसके बाद जो भी उसमें अधिकारी उसके अंदर जो हैं वो होते हैं, उन अधिकारियों से बात करके उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैम, एक सवाल है जो आवाम का सवाल है, जो मुझे लगता है आपको भी फेस करना पड़ता होगा, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं एक नेता के लिए। लोग ये कहते हैं कि हमारी सांसद हमारे से दूर रहती है। वो चुनावों से पहले तो बहुत बीच में थे, वो बेबाक बोलती भी हैं, बात सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मिलते नहीं लोगों से, लेकिन लोगों के बीच में नहीं आते हैं। इस दूरी का क्या कारण मानते हैं मैम, आपके लोगों के बीच नहीं जा पाए? देखिए, ये सबसे पहली बात तो आपने जैसे खुद भी कहा है, जो कोरोना काल जो है उसने बहुत ज़्यादा, आप तो लोगों की बात कर रहे हैं, आपस में जो परिवार हैं उनके बीच में उन्होंने इतनी दूरी बना दी थी कोरोना ने। आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे हादसे हम लोगों ने देखे हैं, और जैसे किसी की डेथ होने पर परिवार के सदस्य तक उनका अंतिम संस्कार तक करने के लिए नहीं गए। तो आप सोच सकते हैं कि परिवारों के अंदर जब इतनी ज़बरदस्त दूरियां थी कोरोना की वजह से, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि हम लोगों की वजह से कम किसी को ये बीमारी ना लगे, ये महामारी ना लगे, कहीं उनको कोई नुकसान हमारी वजह से ना हो जाए। और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं, जो खासकर जो राजनीति करते हैं इन चीज़ों के ऊपर भी, उन्होंने क्या किया कि अगर हम लोगों के बीच में जाते तो वो ये कहते हैं कि देखिए जी, ये कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो लोगों को कोरोना से मार देंगे, ये तो कोरोना फैलाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर लोगों के बीच में। और अगर हम ना जाएं तो कहते हैं देखिए जी, ये तो लोगों से मिलते ही नहीं है, ये तो लोगों के बीच में आ ही नहीं रहे हैं। तो हम तो बहुत बड़े द्वंद के अंदर फंसे हुए थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग पब्लिक के अंदर जाएं और ना जाएं, अगर जाएं तो क्या क्या सावधानी बरतें। तो ये सब को देखते हुए भी हमने बहुत कोशिश की और बहुत लोगों के बीच में हम लोग गए हैं। और अब जैसे ही थोड़ा सा इसके उसमें प्रोटोकॉल में जो ढील आई है, हम लोगों के बीच में है। आप ये देखिए कि लगातार जो है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों के बीच में आती हूँ। यहाँ पर अभी पिछले दिनों ही जो है हमारे रोडी में जो शाहजिंदर जी हैं, हमारे जो पार्टी के, हमारे संगठन के, उनके यहाँ पर जो है सुखमणि जी का पाठ रखा हुआ था, वहाँ गई। अभी जो है यहाँ पर एक और गाँव है, उसके अंदर भोग था तो उसके अंदर गई। तो जहाँ कहीं पर भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर मैं ज़रूर जाती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुझे बाकी जो हैं सांसद उनका नहीं पता, लेकिन सिरसा की लोकसभा के सांसद की 100% अटेंडेंस है।
मैंने एक दिन भी पार्लियामेंट जो है वो मिस नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की सराहना भी हमारे जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनको करनी चाहिए। मैम, आपको लगता है कि किसान आंदोलन भी एक साल आपको विरोध का सामना करना पड़ा, खास करके आपको सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था। आपको लगता है कि ये भी आपकी दूरी का एक सबसे बड़ा कारण रहा? आप लोगों के बीच में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसान आंदोलन जो है उसमें भी जो है एक क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जाकर अगर वो लोग अभी किसी तरह किसी बात को लेकर अगर वो लोग अभी हमारे साथ में नहीं है, अगर कहीं कोई गलतफहमी उन लोगों को है या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह की है, तो मुझे उन लोगों के बीच में ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए। मुझे ये महसूस होता था कि अगर मेरी वजह से प्रशासन किसी के ऊपर थोड़ा सा भी जो है वो अगर किसी तरह का बल प्रयोग करेगा तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी एक भी भाई को जो है वो थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि अगर मैं कार्यक्रम करती भी थी तो चुपचाप आके करती थी और चुपचाप आके मैं चली जाती थी। उसको मैं पब्लिकली बिल्कुल ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कि भाई मैं आ रही हूँ ताकि ठीक है हम कन्फ्रंट करेंगे, आप सामने से आइए और हम इधर से और इधर से पुलिस प्रशासन। आपने नोटिस किया होगा कि पूरे आंदोलन के दौरान मेरा कहीं किसी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। एक बार भावदीन गांव में एक भोग था, वहाँ के सरपंच जो हैं उन्हीं के ही किसी बुजुर्ग का भोग था, वो भोग मैंने अटेंड किया और गुरुद्वारे से किसी को ये पता लग गया कि भाई वहाँ पर सांसद आई हुई हैं, तो उन्होंने रास्ते में जो है वो थोड़ा सा प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैं वहीं पर उतर के उनके बीच में गई और बीच में जाके मैंने उनसे बात की, उनसे कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि हम जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे जो मंत्री हैं उनको हम समझा सकें कि इसके बारे में अच्छी तरह से। और उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप जो है इस्तीफा दो। तो मैंने उनको ये बात कही कि ठीक है आप लोग कह रहे हो, मैं इस्तीफा दे देती हूँ, लेकिन इस्तीफा दे देने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई समाधान निकल जाएगा? और अगर मैं इस्तीफा नहीं देती हूँ तो मैं आप लोगों की बात को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ऊपर। मैं एक कड़ी हूँ आप लोगों के बीच में और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में, और आप लोगों की बात को, आप लोगों के दिमाग में क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए, ये सब बातों को मैं ऊपर रख सकती हूँ। तो आप ये देखिए कि वो बच्चे जो थे वहाँ पर, जो हमारी नवयुवक थे, वो सब मान गए, कहते भैन जी तुसी ठीक कह रहे हो, तुसी जाओ, तुसी साडी भैन हो, तुसी जाओ। ठीक है। अभी मैम, लोकसभा में आपका ही इलाका पड़ता है, डबवाली ट्राई सिटी है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर नशे का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर फल फूल रहा है। आपको लगता है कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन प्लान होना चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग तो इसको पुलिस जिला बनाए जाने की है, लेकिन इसके बावजूद भी चिट्टे के लोग शिकार और जिस तरीके से युवा पीढ़ी ग्रस्त हो रही है, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास होगा इस ट्राई सिटी को, क्योंकि पंजाब राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, बहुत बड़े स्तर पर तस्करी होती है? जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो दोनों स्टेट्स हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, कि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है चिट्टा आता है और उससे हमारे नवयुवक प्रभावित होते हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर बहुत संजीदा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर होम डिपार्टमेंट ने 272 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चिन्हित किए हैं जो इस तरह से ग्रसित हैं, और उसके अंदर हमारे हरियाणा के 10 जिले आते हैं, जिसके अंदर दुर्भाग्य से मेरे लोकसभा के दोनों जिले आते हैं, फतेहाबाद भी इसमें आता है और सिरसा भी इसमें आता है। तो हम लोग उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं कि उसके अंदर हम कैसे जो है मैक्सिमम बच्चों को जो इसके अंदर ग्रसित हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकें, डी एडिक्शन सेंटर्स यहाँ पर मैक्सिमम हम चला सकें। इसके साथ साथ जो अवेयरनेस कैंप्स हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हमारे कौशल किशोर जी मंत्री हैं, वो आए थे और हमने CDLU के अंदर एक प्रोग्राम किया था। बच्चों के अंदर किस तरह से जो है वो छोटी छोटी नाट्य रूपांतर वगैरह सब दिखाकर उनको हम किस तरह से बच्चों को अवेयर कर सकें कि ये आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो बच्चे एक पीयर ग्रुप होता है कि पीयर ग्रुप के उसमें पीयर प्रेशर के चक्कर में जो है वो बच्चे धीरे धीरे इसके अंदर जो है आकर्षित होते हैं, कि वो बच्चे आकर्षित ना हो और जो हो चुके हैं उनको हम किसी तरह से रिहेबिलिटेट करें। इस सब के बारे में सरकार की पूरी योजना है और वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उनको भी दुरुस्त किया गया है, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से पकड़ धकड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो इस व्यापार के अंदर हैं, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है। पिछले दिनों मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम भी 1.5 करोड़ के करीब की संपत्ति जो है वो जब्त हुई है उन लोगों की जो इस तरह के व्यापार के अंदर संलिप्त थे। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है, और फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा है, ये आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे, हमारे युवा
जो हमारे देश की शान है, हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर वो इस तरह से नशे में ग्रसित हो गए तो हमारे लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जी मैम, आपके ही डबल इंजन की सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास ये महकमा सड़कों को बनाने का है, लेकिन सिरसा में सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ की सड़कें बनते ही कुछ ही दिनों में टूटनी शुरू होगी, जिसका यहाँ के स्थानीय विधायक की ओर से मुद्दा उठाया गया। जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे बातचीत की, लेकिन लगातार सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है इसके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए कि मुझे लगता है कि अगर ये हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम जी का महकमा है तो उनको इसके मामले में संजीदा होकर और संवेदनशील होकर उनको पर्सनली इस चीज़ को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर जो भी इसके अंदर संलिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई किसी चीज़ की कोई डीपीआर वगैरह बनती है कोई, उसके बाद वहाँ पर बनने के बाद अगर वो इस तरह की हालत में होगी तो लोगों के लिए तो बहुत दुविधा की बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी क्यों ना है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी बननी चाहिए, बढ़िया बननी चाहिए। आप देखिए हाईवेज़ जो है हमारे एक से बढ़कर इतने बढ़िया हाईवेज़ हैं। अभी मैं कल ही जो है मेरा कार्यक्रम पहले जो है इसमें आपके अलीका और जो नागपुर ब्लॉक है रतिया का, वहाँ मेरा कार्यक्रम था, क्योंकि सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जगह जगह पर जो है स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र जो है, केंद्र नहीं सॉरी, स्वास्थ्य कैंप। उन कैंप के अंदर जो है हमारे जो सभी जन लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो सब आकर वहाँ पर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा उसके अंदर उनकी स्वास्थ्य की जांच हो रही है। इसके साथ साथ वहाँ पर मेडिसिन मिल रही है, इसके साथ वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत जो है कल जब मैं वहाँ से आ रही थी तो बीच में सरदूलगढ़ पड़ता है, तो आप सरदूलगढ़ की सड़कें देख लें और उसके बाद जैसे ही हमारा हरियाणा स्टार्ट होता है तो आप हरियाणा की तो मैंने बल्कि कुछ थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स उसके ली हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे सड़कों को आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बात होती है कि जो सड़कें जो हैं हमारी अच्छी हों। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत है तो वो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी सरकार की है, और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करूंगी कि यहाँ पर जो भी इस तरह के उसमें अगर संलिप्त पाया जाए कोई भी अधिकारी जिसकी कोताही जिसने बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई। मैम, एक सबसे बड़ी मांग डबवाली की जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के लिए आपने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन 1 साल से नहीं रुक पाई है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर आपका मुझे लगता है ज़्यादातर सवाल रेलवे से संबंधित होते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी डबवाली में कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से होंगे? क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से भी ये मांग है कि कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होती है जम्मू तवी। देखिए जम्मू तवी के लिए मैंने भी बात करी है और मैंने कई बार इसमें मंत्री जी से पर्सनली भी बात की है। तो कुछ जो ठहराव हैं उसके लिए सरकार की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोई स्पेशल इस टाइप का जो है सिस्टम चलाया जा रहा है कि जहाँ पर वो आपकी फुटफॉलिंग कितनी है, वहाँ पर वहाँ का बिजनेस कितना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो क्राइटेरिया बनाया जाता है उसके तहत वहाँ पर ठहराव करवाया जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम बहुत जल्द कोशिश करके जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल हो पाएगा वो ठहराव हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या थी वो सिरसा जिले की अगर हम बात करें रेलवे की, तो वहाँ पर हमें एक वॉशिंग लाइन चाहिए थी वहाँ पर हमें, लेकिन उन्होंने कहा कि टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कोई वॉशिंग लाइन होती है तो फिर वहाँ पर वो नहीं बन पाती। हमारा फिर मैं कहूँगी कि हमारे सिरसा का दुर्भाग्य, बठिंडा जो है एक वॉशिंग लाइन वहाँ पर है और इधर से हिसार के अंदर वॉशिंग लाइन है, हम लोग बिल्कुल सैंडविच हो जाते हैं दोनों के बीच में। लेकिन मैंने कहा कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर अगर वाटर हाइड्रेंट बन जाता है तो कम से कम वॉशिंग ना होके जो पानी भरना होता है कम से कम वो अगर हो जाएगा तो भी उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने जो है वो कह सुन के और सब के हमने वाटर हाइड्रेंट यहाँ पर मंजूर करवा लिया। बहुत जल्दी जो है उसके जो है टेंडर वेंडर लगेगा और वाटर हाइड्रेंट यहाँ पर बन जाएगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर और ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी आवाजाही हो जाएगी और उनका और ज़्यादा मुझे लगता है कि आवागमन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा के भी तमाम जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। खास करके सिरसा की बात करें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जो ग्रिप बनानी शुरू की है। आप कैसे देखते हैं जो पंजाब में जो घोषणाएं हुई वो काफ़ी हद तक पूरी होनी शुरू हो गई हैं, चाहे पेंशन की बात हो, बिजली फ्री देने की बात हो, कैसे देखते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कितना इफेक्ट लगता है?
नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बहुत बड़े बड़े जिस तरह के जो हैं वो झूठे वायदे करके आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आई है, धीरे धीरे उसकी सब पोल खुलने लग जाएंगी। आप जो इन्होंने 300 यूनिट की बात करी थी बिजली की, वो भी आप देख रहे हैं कि कितने उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं और उनके पास जो है अवेलेबल नहीं है। वहाँ के अधिकारी ये बात कह चुके हैं कि हम जो है वो नहीं दे पाएंगे 300 यूनिट की बिजली, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है इसको एक बार इन्होंने, मुझे लगता है कि शायद अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही शायद इन्होंने ऐलान किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है धरातल पर ये उस तरह के जो झूठे वायदे कर रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। इसी तरह के वायदे इन लोगों ने दिल्ली में किए हैं और यहाँ पर हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का कोई जनाधार मुझे इस पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ये लगता है कि हमारा इस पार्टी के अंदर कहीं हमारा कोई वजूद नहीं है, तो वो लोग धीरे धीरे इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं कि हमें यहाँ अगर कुछ हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा यहाँ हो जाए, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाए। एक के बाद एक वो पार्टी बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई जनाधार नहीं होता। लोग समझते हैं इन बातों को कि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार पार्टी बदल रहे हैं, तो लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं होते हैं। मैम, अभी पिछले कुछ दिनों आपका एक वीडियो वायरल हुआ आत्मनिर्भर भारत का। आपको लगता है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग बड़ी मुश्किल में हैं। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो ये सबसे पहला नारा था कि महंगाई को हम कम करेंगे, लेकिन फिर भी आपका आत्मनिर्भर बनाने का जो एक लोगों को संदेश था, आप कैसे देखते हैं उसको, किस वे ऑफ में लिया गया? और देखिए ऐसा है कि वो मैं जो है पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने वो बात कही और आपके माध्यम से फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपनी जो बात कहती हूँ वो उस बात से मैं कभी पलटती नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने वो पर्टिकुलर गांव के लोगों के बारे में कहा था कि जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, जो हमारे गांव में जो हमारा पशुधन है, तो हम क्यों नहीं उसके गोबर से जो है वो प्लांट बनाकर, गैस प्लांट बनाकर उससे हम गैस जो है वो, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले अगर आप उसको शुरू करते हैं तो आपको 2 ट्रैक्टर ट्रॉली उसके अंदर गोबर का लगता है। उसके बाद डेली सिर्फ 2 बास्केट जो हैं उसके अंदर गोबर के लगते हैं और आपका पूरे दिन का 2 बास्केट गोबर के बाद आपका पूरे दिन का गैस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सरकार की तरफ से उसमें जो भी सब्सिडाइज तौर पर उसमें पाइप्स वगैरह जो है वो लगाई जाती हैं। मैंने खुद जाकर जो है वो कई गांव के अंदर, रोड़ी के अंदर कई गांव के अंदर मैंने खुद देखा है, महिलाएं इतनी खुश हैं कि एक तो उनके घर में जो है साफ सफाई होने लगी है, गोबर के ढेर जगह जगह पर नहीं लगे, दूसरे उनको बिल्कुल फ्री में जो है वो गैस मिल रहा है और 2 बास्केट से पूरे एक दिन का, और इतनी ज़बरदस्त उसकी फ्लेम है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि शहरों में बिल्कुल जो है जो हमारा जो इसमें रेट ज़्यादा हो रहे हैं उससे लोगों को दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई दिक्कत नहीं है, और महंगाई की वजह से लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण भी हमें जानने चाहिए। देखिए जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के अंदर ज़बरदस्त जो है वो युद्ध चल रहा है और उसके अंदर आपको मालूम होगा कि बहुत से तो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो गेहूँ नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर भुखमरी जैसी नौबत आ गई है। इसमें बल्कि हमारे किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों का जो सरप्लस गेहूं है वो आज इजिप्ट जो है वो मांग रहा है हमसे, और इसी वजह से ही, क्योंकि वहाँ से आपको मालूम ही है कि जो तेल वगैरह आते हैं सब यहाँ यूक्रेन वगैरह से, रशिया से आते हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल जो है चारों तरफ जो है महंगाई हो रखी है और उसका कुछ असर तो नेचुरली हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको कंट्रोल कर सके और माहौल जो है वो चारों तरफ जैसे जैसे ठीक होगा तो वैसे वैसे। और कुछ कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ों का, उसका भी बहुत ज़्यादा, इस पेंडेमिक का भी बहुत असर हम सब लोगों के ऊपर पड़ा है। लेकिन हम सब लोग मिलकर, जैसा हम कहते हैं कि बहुत कर्मठ है हमारे हिंदुस्तान के लोग, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, हम सबके प्रयास से मुझे लगता है कि हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। आखिरी 2 सवाल है मैम। अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी फन पेंशन होनी चाहिए। पेंशन देने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है क्योंकि हमें जनता सेवक के तौर पर भेजती है। आप कितनी सहमत है कि हरियाणा में भी पंजाब की तर्ज पर यही कुछ होने वाला है? देखिए ऐसा है कि इसमें मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं सारे, चाहे वो विधानसभा में है चाहे लोकसभा में है, इसके ऊपर सभी ऑल पार्टी जो हैं उनका एक बैठकर इसके ऊपर विचार होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी निर्णय सब मिलकर लेंगे तो उसको सबको मान्य होना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की एक अपनी अपनी पर्सनल एक थिंकिंग इसमें हो सकती है। जैसे कि जो बहुत बड़े परिवारों से
आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि चाहे अब हम आदरणीय अभय सिंह जी की बात करें, उन बड़े बड़े परिवारों से आ रहे हैं जो कि जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और जिन पे बल्कि धन दौलत की वजह से कुछ इधर उधर कहीं केस वेस भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको पेंशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो एक गरीब परिवार से कोई अगर विधायक या कोई जनप्रतिनिधि बन के आ रहा है, तो आप ये देखिए कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो एक लोकसभा के अंदर कम से कम भी 18 से 19 लाख लोगों को एक जो है वो रिप्रेजेंट करता है सांसद। तो और अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम बिना चाय पानी के, बिना खाना पीना खाए तो हम उसको भेजेंगे नहीं। तो ऐसे में अगर उसको जो सैलरी मिलती है या जो पेंशन मिलती है अगर वो भी नहीं मिलेगी, तो आप ये देखिए कि फिर वो कहाँ से ये सब कर पाएगा। तो हर किसी की अलग अलग इसके बारे में सोच हो सकती है और मुझे लगता है कि फिर भी सभी जो है ऑल पार्टी के जितने भी सभी जो है प्रतिनिधि मिलकर इसके ऊपर जो भी निर्णय लें वो सबको मान्य होना चाहिए। अभी मैम सिरसा के अंदर ये बात उठी है कि वैसे देखा जाए तो हरियाणा के अलावा राजस्थान और एमपी में इस तरीके के हालात हैं कि गोवंश के चारे को लेकर संकट पैदा हो गया है। आपके सिरसा में भी यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमाम गौशालाओं की तरफ से की गई है कि हमारे पास इतना बड़ा संकट है कि हमें गौओं को खुला छोड़ना पड़ेगा। आपकी तरफ से कोई प्रयास होंगे हरा चारा मुहैया करवाने? नहीं, बिल्कुल प्रयास होंगे। देखिए कि इसके बारे में जो हमारा गौ सेवा आयोग है उसमें भी जो हमारे जो वहाँ पर अध्यक्ष हैं उनसे मेरी इस बारे में बातचीत हुई है। तो जो भी पैसा सरकार की तरफ से गौ सेवा आयोग को दिया जाएगा उसको हम गौशालाओं के अंदर मुहैया करवा सकें, इस बात की हमारी पूरी कोशिश होगी। अभी मैम निकाय चुनाव किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी रणनीति आपकी तरफ से? जी बिल्कुल पूरी रणनीति हमारी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही आपको मालूम ही है कि जो है पूरा इलेक्शन मोड में रहती है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर एलनाबाद में भी और हमारे डबवाली में और रानिया में तीनों के अंदर जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। अभी मैम आखिरी दो साल है, माना जा सकता है आप T20 की तर्ज पर काम करेंगे? खुला दरबार आपकी? बिल्कुल T20 की तर्ज पे काम करना शुरू कर दिया हमने। अगर आज मेरे आज के कार्यक्रम अगर आप देखें तो बैक टू बैक जो है शाम को 5-6 बजे तक कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर भी लोकल भी जो लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है। अभी भी आपके यहाँ से जो रेलवे लाइन के यहाँ पे बस स्टैंड, हाँ न्यू बस स्टैंड रोड है, वहाँ के जो कुछ हमारे लोग यहाँ पर दुकानदार लोग आए थे तो फुटपाथ को लेकर उनकी समस्या थी और मैंने अभी तुरंत प्रभाव से जो है अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब से बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द यहाँ पर सड़क बनाकर लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। मैम आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, बेबाक शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जिन्होंने बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में और तेजी के साथ पूरे सिरसा की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ये वक्त तय करेगा। लेकिन निकाय चुनाव भी सबसे बड़ी चुनौती और एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर इसको गठबंधन सरकार देख रही है। कैमरा पर्सन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।